पीएम मोदी युवाओं को देंगे आज बड़ा तोहफा। रोजगार मेले के तहत 71,000 को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज भी राज्य में हुंकार भरेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। निशाने पर रहेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में किसान। आज फूकेंगे बगावत का बिगुल। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। मैनपुरी चुनाव से पहले आज सपा मनाएगी मुलायम की जयंती। सभी जिलों में सादगी के साथ होगा आयोजन। बिहार में दबदबा बनाने की कोशिश में आरजेडी पार्टी का लगेगा जनता दरबार। आज होगी पहली सुनवाई। मिशन 2024 पर सीएम योगी आज आएंगे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। भारत आसियान समिट में भाग लेने कंबोडिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिन चलेगी अहम बैठक। कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। त्रिपुरा में बीजेपी को सताया हार का डर। मुख्यमंत्री माणिकसाह छटनी किए गए शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ आज करेंगे बैठक। श्रद्धा केस में आज होगा आरोपी का नार्को टेस्ट। 50 सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने की नार्को टेस्ट की तैयारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज। दोनों टीमों के सामने करो या मरो की स्थिति। दूसरे मैच में टीम इंडिया को मिली थी जीत। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की हुंकार की, पीएम मोदी के गुजरात में इमोशनल कार्ड की। जानेंगे मोरबी हादसे पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। राजीव गांधी के दोषियों को रिहाई मिलने पर क्या है कांग्रेस का एक्शन। जानेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल की मुश्किलों की, कर्नाटक सरकार से बढ़ती जनता की नाराजगी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गूगल पे और फोन पे को लगने वाले झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जोरदार हमला। बोले गुजरात में बीजेपी को सता रहा है सूपड़ा साफ होने का डर। हिमाचल में ईवीएम की सुरक्षा पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के सामने लगाए तंबू। बीजेपी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। स्ट्रांग रूम में रखी है ईवीएम। नेपाल के संसदीय चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने के दिख रहे आसार। मतगणना के बाद आ रहे रुझानों में नेपाली कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 519 अंकों की गिरावट के साथ 61,145 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 148 अंक गिरकर 18,160 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज राहुल गांधी ने गुजरात में चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपने पूरे संबोधन के दौरान राहुल ने जनता से भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला किया। तो क्या कुछ बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट। गुजरात में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां थी। पहली रैली सूरत में और दूसरी राजकोट में। सूरत के 5 कांकड़ा गांव में राहुल ने आदिवासियों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अन्याय करती है। ये देश आपका है जो बीजेपी ने आपसे ले लिया है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जंगल में रह रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आपके बच्चे शहरों में पढ़ें और आगे बढ़ें। सूरत में राहुल ने आदिवासियों के हक की बात की। इसके बाद जब वो राजकोट पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मंच से ही मोरबी मामले में जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। राहुल ने कहा कि मोरबी में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। राहुल ने किसानों की बात करते हुए कहा कि किसान सवाल पूछते हैं कि राहुल जी एक बात समझ नहीं आती। हिंदुस्तान के 3 से 4 करोड़पति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और उनका कर्ज माफ हो जाता है। हमने क्या गलती की है? हम 50,000 का कर्ज लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता देती है। जबकि किसान अगर कर्जा वापस नहीं देते तो सरकार उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बल्कि डिफॉल्टर कहा जाता है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने किसानों के दुख दर्द का जिक्र किया और कहा कि ये सब सुनकर दुख होता है। मोरबी हादसे पर दुख जताते हुए राहुल ने सरकार से सवाल भी किया कि जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं होगा क्या। नोटबंदी को लेकर राहुल ने कहा कि पीएम ने कहा था कि काला धन इससे मिटेगा, लेकिन काला धन तो नहीं आया, लेकिन इससे छोटे उद्योगपतियों को जरूर बड़ा नुकसान हुआ।
कई उद्योग बंद हो गए। राहुल ने जीएसटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि गलत जीएसटी के चलते व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सरकार किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का रास्ता साफ कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का आदिवासियों से गहरा रिश्ता है। गुजरात के सूरत में अपने पूरे भाषण के दौरान राहुल आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वैसे राज्य में इस बार कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है, जिससे बीजेपी डरी हुई है और अलग अलग पैंतरे अपना रही है। उसी के चलते आज फिर पीएम मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे, तो क्या कुछ बोले पीएम, आइए देखते हैं। गुजरात में कांग्रेस की मजबूती का डर अब बीजेपी को दिखाई देने लगा है। पीएम मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ा दी गई है। किसी राज्य में शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा जब प्रधानमंत्री लगातार 3 दिन तक चुनावी रैलियां करते दिखे, लेकिन ये गुजरात में दिख रहा है। पीएम 3 दिन से यहां लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साफ है, मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है और बीजेपी पीएम के गृह राज्य में हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पीएम ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम अपनी सरकार के काम कम और कांग्रेस की नाकामियों को ज्यादा बता रहे हैं और अब तो पीएम ने गुजरात में हर बार की तरह इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री की औकात वाले बयान को भुनाने की कोशिश तेज कर दी है। मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सरदार पटेल नहीं बन पाएंगे। चुनाव में उनकी औकात का पता चल जाएगा और अब पीएम ने इसी बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर की रैली में कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा देंगे। अहंकार है भाइयों, अहंकार। मोदी को औकात दिखा देंगे। अरे माई बाप, आप तो राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, तुम मेरी औकात मत दिखाओ। मैं तो सेवादार हूँ, नौकर हूँ। सेवादार की कोई औकात नहीं होती है। साफ है, एक बार फिर बीजेपी गुजरात में काम की जगह नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। पीएम के बयान से साफ है कि आगे भी वो मधुसूदन मिस्त्री के बयान को भुनाने की कोशिश करेंगे। पीएम ने गुजरात में इमोशनल कार्ड चल दिया, जो इस बात का संकेत है कि गुजरात में बीजेपी की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं, जिसकी वजह है ऐसे कई मुद्दे जिस पर बीजेपी सरकार घिरी हुई है। और अभी हाल ही में हुए मोरवी हादसे ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। तो क्या बोला कोर्ट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात के मोरवी में पुल हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। अपनों को खोने वालों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मोरवी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और ज्यादा मुआवजे के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर आज सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट को आदेश दिया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में गुजरात हाईकोर्ट से घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखने को कहा है। गुजरात हाईकोर्ट से कहा गया है कि समय समय पर जांच और दूसरे पहलुओं की निगरानी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी। प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले ही घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और कई आदेश पारित किए हैं। ऐसे में फिलहाल वो याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एक याचिकाकर्ता और हादसे में अपने 2 परिजनों को खोने वाले एक दूसरे वादी को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बाद में उसका रुख कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में मोरवी नगर पालिका ने अपनी चूक मान ली है। अब गुजरात हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को करने वाला है। ऐसे में अब सभी की नजरें गुजरात हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। मामले में सुनवाई से इनकार करने के साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में गुजरात हाईकोर्ट से घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी नहीं है, तो वहीं अब राजीव गांधी के दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सुनवाई करनी पड़ सकती है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान लेने वाले दोषियों को फिर से जेल होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट बदलेगा अपना फैसला या फिर याचिकाएं हो जाएंगी खारिज? ये सवाल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष की याचिकाएं हैं।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोषियों को रिहाई देने के मामले में कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से ये फैसला किया है कि इस संबंध में पुनर्विचार की मांग की जाएगी। हमने अभी तौर तरीकों पर निर्णय नहीं लिया है। हम सरकार की पुनर्विचार याचिका में हस्तक्षेप करेंगे या अलग से हस्तक्षेप करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 6 दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े अन्य पक्षों को सुने बिना ही दोषियों की समय पूर्व रिहाई का फैसला दे दिया। सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया संबंधी खामी को उजागर करते हुए अपनी याचिका में कहा कि इस मामले का आवश्यक पक्ष होने के बावजूद उसे अपनी बात कहने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। केंद्र ने कहा कि दोषियों ने सजा पर पुनर्विचार करने की याचिका के समय केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया, इसलिए इस मामले से जुड़ा अहम सबूत और पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से रह गए। अगर ऐसा किया गया होता तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से एकदम सटीक और उपयुक्त फैसला आता। आपको बता दें कि 11 नवंबर को सर्वोच्च अदालत ने नलिनी श्रीहरन समेत 5 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। एक अन्य दोषी पेरारीवलन को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका था, लेकिन अब इस रिहाई का विरोध हो रहा है। दोषियों को रिहाई देने के मामले में कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग करेगी। वैसे मांग तो इस समय महाराष्ट्र में उठ रही है, वो भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने पद से हटाने की। एनडीए गठबंधन कोश्यारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। आखिर क्यों मुश्किल में घिरे कोश्यारी, देखेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने फैसलों को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात बोल दी है जिससे वो विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दल विधायक के निशाने पर भी आ गए हैं। एनसीपी के नेताओं ने तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुणे में कार्यकर्ताओं ने कोश्यारी की धोती उतारने के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इस बीच शिवसेना के उद्धव गुट ने भी बवाल की चेतावनी दी है। शिव सैनिकों का कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी का 2 दिनों के अंदर तबादला हो जाना चाहिए, वरना पूरे राज्य में आंदोलन होगा। अब जहां एक तरफ विरोधी दल राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिंदे गुट के विधायक भी राज्यपाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किसी अन्य जगह पर भेजा जाए। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र के इतिहास और राजा की जानकारी न हो, उसे महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाने से राज्य का कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही महाराष्ट्र में किसी मराठी व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाए। दरअसल राज्य में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने शिवाजी को पुराना आदर्श बताया था। उन्होंने कहा था कि नितिन गडकरी आज के युग के नए आदर्श हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने यह बयान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए दिया था। इसे लेकर राजनीति में हंगामा बरप रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार इस मामले को कैसे शांत करवाती है। अपने विवादित बयान के कारण कोश्यारी घिर गए हैं और विपक्ष ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन कर्नाटक में तो जनता ने ही बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विधायक की जमकर पिटाई की, जो इस बात का संकेत है कि कर्नाटक सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है और आगामी चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस तो सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन अब जनता का गुस्सा भी बीजेपी सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। इस बीच कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक पर हमला कर दिया और विधायक के कपड़े तक फाड़ डाले गए। ये घटना कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में हुई, जहां मुदीगिरे विधानसभा सीट के भाजपा विधायक MP कुमारस्वामी हाथियों के हमले में एक महिला की जान जाने के बाद मृतक के घर पहुंचे थे, लेकिन वो जनता के गुस्से का शिकार हो गए। ये घटना इस बात का सबूत है कि कर्नाटक की जनता अब बीजेपी सरकार से नाखुश है और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा खुलकर जाहिर कर रही है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहले ही घिरी हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जगह जगह पे सीएम के पोस्टर लगाए थे। इसके अलावा हिजाब विवाद जैसे मुद्दों पर भी कर्नाटक की बोम्मई सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में अब ये मामला बताता है कि कर्नाटक में बीजेपी की हालत खस्ता है और दक्षिण का एकमात्र राज्य भी अब उसके हाथ से खिसकता जा रहा है। वहीं विधायक की पिटाई के मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने विधायक से हाथियों को लेकर सवाल किए थे, लेकिन विधायक लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सके, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब ये घटना इस बात का सबूत है कि जनप्रतिनिधि से जनता ही खुश नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गूगल पे और फोन पे को लगने वाले झटके की।
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई जल्द बड़ा फैसला ले सकता है। अगर ये फैसला अमल में लाया जाता है तो देश के थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनपीसीआई की यूपीआई पेमेंट सर्विस के लिए कुल लेन देन की सीमा को 30% तक सीमित करने के फैसले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत हो रही है। एनपीसीआई इस फैसले को 31 दिसंबर 2022 तक लागू करने का प्लान बना रहा है। अगर ये फैसला लागू होता है तो इससे गूगल पे और फोन पे को झटका लग सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट सर्विस पर गूगल पे और फोन पे का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई थर्ड पार्टी यानी यूपीआई पेमेंट सर्विस के लिए कुल ट्रांजैक्शन की लिमिट को 30% तक तय करने के फैसले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत कर रहा है। एनपीसीआई ने इस फैसले को लागू करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है। इस समय लेन देन की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में दो कंपनियों गूगल पे और फोन पे की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर करीब 80% हो गई है। एनपीसीआई ने नवंबर 2022 में एकाधिकार के जोखिम से बचने के लिए थर्ड पार्टी के ऐप प्रोवाइडर्स के लिए 30% लेन देन की सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में एनपीसीआई के अधिकारियों के अलावा वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में जोखिम से जुड़े सभी पहलुओं पर बात की गई थी। खबरों की माने तो फिलहाल एनपीसीआई सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है और 31 दिसंबर की डेडलाइन बढ़ाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि एनपीसीआई को समय सीमा बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स से अनुरोध मिले हैं और उनकी जांच की जा रही है। एनपीसीआई इस महीने के आखिर तक यूपीआई मार्केट लिमिट लागू करने के मुद्दे पर फैसला कर सकता है। अक्टूबर 2022 में हुए कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 7.7% की बढ़त के साथ 730 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई थी, जिसकी कुल वैल्यू 12.11 लाख करोड़ रुपए थी। जबकि सितंबर 2022 में 678 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसकी कुल वैल्यू 11.16 करोड़ रुपए थी। वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर 2022 में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की कुल संख्या 48.25 करोड़ थी, जिसकी वैल्यू 4.66 लाख करोड़ रुपए थी। शायद यही वजह है कि अब यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को तय करने का फैसला लिया जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।